ऐसे मनोरम प्रदेश में आज विशिष्ट अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने राज्य का 49th स्टेट फूड डे मनाया था। अगले वर्ष जनवरी में मेघालय राज्य के स्टेटहुड डे की गोल्डन जुबली है। इस अवसर पर मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेघालय आने पर स्वर्गीय माननीय श्री पीएम संगमा जी को स्मरण करना स्वाभाविक है। उनकी जीवन गाथा हमें प्रेरक करती है। माननीय संगमा जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उच्च पदों पर पहुंचकर उन्होंने बहुत उपलब्धियां और हम सबके लिए प्रेरक जीवन जिया। संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक परंपराओं को सशक्त करने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे भी उसी लोकसभा में अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली और लोकसभा में आज भी उनकी परिपाटी, उनकी परंपरा, उनके कार्य को लोकसभा में सब स्मरण करते हैं। साथियों, हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। हमारे गांव में हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक भागीदारी की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे भारत ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र की ये गौरवशाली परंपरा आधुनिक भारत के निर्माण की आधार बनी है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में यदि आज लोकतंत्र का प्रसार हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र की अग्रिम भूमिका है। साथियों, संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय जैसी प्रतिनिधि संस्थाएं लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि संसद, विधानसभाएं, निकाय, चाहे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे पंचायत राज हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं आपस में समन्वय और सहभागिता से कार्य करें और जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें। हम जो भी कार्य करें इसी भावना से करें और जनता को समर्पित होकर करें। लोकतंत्र की अवधारणा तभी सफल हो सकती है जब हमारे कार्य से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिनिधि संस्थाओं में चर्चा, संवाद, सार्थक वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि मेघालय विधानसभा की चर्चा और संवाद बहुत उच्च स्तर होती है। इसके लिए मैं भी आपको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में मत मतांतर होता है, लेकिन मत मतांतर हो लेकिन विवाद हो, लेकिन सदन में गतिरोध न हो, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे मंथन से जो अमृत निकले उसको जनता का कल्याण कैसे हो, उसको उसी दिशा की ओर हमें मंथन करना चाहिए। साथियों, वैश्विक कोरोना ने सरकारों को के साथ साथ विधायी संस्थाओं के लिए भी चुनौती खड़ी करी, लेकिन
हमने इस चुनौतियों को सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चुनौती का सामना किया। मुझे पता है कि वैश्विक इस चुनौती में भारत के तमाम लोगों ने, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चुने जनप्रतिनिधि हो, सबने अपने अपने स्तर पर व्यापक प्रयास किए और इस चुनौती का मुकाबला किया। कोरोना के समय भी हमने हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाया। कोरोना के समय संसद में माननीय सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों को और कर्तव्यों को निभाने के लिए एक सक्रिय भागीदारी निभाई। आपने भी विधानसभा में इसी तरीके से नवंबर में सभी माननीय सदस्यों ने आकर यहां पर इस चुनौती का मुकाबला किया और अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया। दरअसल यही सामूहिकता में शक्ति प्रदान करती है। हमें अपने सामूहिक प्रयासों को और सशक्त करना चाहिए, उन्हें प्रभावी बनाने के प्रयास भी करना चाहिए। मैं इस मौके पर उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, उनकी संस्थाओं के अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस कोरोना के समय अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को निभाया। साथियों, लोकतंत्र तभी सशक्त हो सकता है जब हम सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी संवैधानिक प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करें, अपने अपने क्षेत्राधिकारों के अंदर करें और आपस में सहयोग और सामूहिकता के साथ काम करें, तो निश्चित रूप से हम सभी संस्थाओं के अंदर परिणाम ला सकते हैं। आपको याद होगा कि 25-26 नवंबर को केवड़िया गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में व्यापक चर्चा हुई, विमर्श हुआ कि किस तरीके से हम अपने अपने क्षेत्राधिकार में अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें और संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएं। इसमें कुछ रिजोल्यूशन हुए, कुछ निर्णय हुए और उन निर्णयों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष जी भी केवड़िया गुजरात में उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। उसी सम्मेलन में 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस होता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया तथा संकल्प लिया कि हम संविधान के दायरे में अपनी अपनी संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, जवाबदेह बनेंगे और विशेष रूप से युवा वर्ग में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश का युवा अपने संवैधानिक कर्तव्यों दायित्वों के प्रति संकल्पित हो और उसको निभाने के लिए लगातार प्रयास करे। हमारे लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। हमारा हर कार्य इसी भावना से होना चाहिए कि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। साथियों, विश्व में आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। हर क्षेत्र में आईसीटी के उपयोग के कार्य से शीघ्र और सुगमता आई है। कोरोना के समय इसका उपयोग देश के अधिकतम लोगों ने किया है। संसद के और विधानसभाओं के कार्यक्रमों में भी ई पार्लियामेंट, ई ऑफिस जैसे आईसीटी के अधिकाधिक प्रयोग ने संसद सदस्यों, विधायकों को अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन करने में सहायता प्रदान की है। मुझे विश्वास है कि संसद और राज्य की विधानसभाओं में वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ई नोटिस, सदस्य पोर्टल तथा ऐसी अनेक
सुविधाओं का प्रयोग करते हुए डिजिटल डिवाइड को दूर करने, पीपल सेंट्रलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओरिएंटेड समाज के निर्माण किया जा सकता है। हमारी विधायी संस्थाएं कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संसदीय प्रयोगों का उपयोग करती है। क्वेश्चन ओवर हो, जीवन ओवर आदि संसदीय प्रक्रियाएं जनता की समस्याओं के समाधान निकालने की सबसे उत्तम पद्धति है। आपने अपने विधानसभाओं में नियम प्रक्रियाओं में शून्यकाल को स्थान देकर एक सराहनीय पहल की है। इसके आप सब बधाई के पात्र हैं। आपकी विधानसभा की जो भी परंपरा है, जो नए प्रयोग हैं, उन्हें हमें सबको साझा करना चाहिए ताकि हम देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं में बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपना सके। मैंने भी कोशिश की है कि संसद के अंदर महिला हो, युवा हो, नए सांसद हो, सबको संसदीय परंपराओं और प्रॉपर्टियों से अवगत कराते हुए उनको बोलने में प्राथमिकता दी है। मैं सभा में होने वाले डिस्कशन एवं डिबेट में इन सबकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूं। संसद में होने वाले डिस्कशन को इनोवेटिव में जो काम किए उनके अनुभव और विचार साझे किए। मेरा ये प्रयास है कि सभी राज्य की विधानसभाएं भी इसी तरीके से अपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, सोशल में सामाजिक कार्य में एक्सपर्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य गतिविधियों में एक्सपर्ट हैं, उनके अनुभवों को हम साझा करें ताकि हम जनता को और जवाबदेही से काम कर सकें। साथ ही माननीय सदस्यों को जो सदन में विधेयक लाते हैं, उन विधेयकों के पहले हमने कोशिश की कि हम उनका ब्रीफिंग सेशन करें ताकि वो निश्चित रूप से विधेयक पर सकारात्मक रूप से अपने सुझाव दे सकें और सार्वभौमिक तरीके से अपनी बात को रख सकें। वर्तमान बजट सत्र में हमने पार्लियामेंट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट ऑफ मेंबर नाम से एक नई शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सांसदों को 24/7 पार्लियामेंट रिसर्च और इंफॉर्मेशन सपोर्ट मिल सके और वह इस रिसर्च के माध्यम से अधिकतम उपयोग संसद की अपनी कार्रवाई में ले सके। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी विधानसभा में मॉडर्न रिसर्च विंग की स्थापना करें, जो माननीय सदस्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए निरंतर तत्पर है। इसी प्रकार की रिसर्च विंग की स्थापना के लिए संसद आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2019 में सभी राज्य के विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को पार्लियामेंट लाइब्रेरी का सदस्य बनाया है। इस नाते पार्लियामेंट लाइब्रेरी का, उनके संसाधनों का पूरा उपयोग सभी देश के जनप्रतिनिधि उठा सके, इसके लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी की ऑनलाइन सेवा भी हमने शुरू की है। इसी तरीके से नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम संसद और विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही और डिबेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सब जनप्रतिनिधि एक प्लेटफॉर्म पर देश की विधानसभा, विधान परिषद, संसद को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देखकर और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को कर सकते हैं। साथियों, विधायी संस्था के सदस्यों के रूप में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने क्षेत्र की, राज्य की और देश की, कि हम किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से इन सब में प्रगति कर सकते हैं। आपका प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से अत्यंत समृद्ध है, आपके नागरिक भी परिश्रम है। मैंने देखा कि इस नॉर्थ ईस्ट में मेघालय एक ऐसा प्रदेश है जो प्राकृतिक
संपदा से भी और उसके साथ मिनरल से भी भरपूर है। इसका उपयोग हम कैसे कर देश के लिए कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें प्रतिबद्धता से काम करने की आवश्यकता है। एक राज्य के रूप में मेघालय में समावेशी सतत विकास के लिए आवश्यक समावेशी शासन के सभी संस्थान मौजूद हैं। राज्य की जनता की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राज्य सरकार व ऑटोनोमस काउंसिल के संगठित प्रयासों से हम जनता की शिकायतों और निवारण को और ठीक तरीके से कर सकते हैं और ठीक तरीके से उनकी चुनौतियों को भी समाधान कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही हम सभी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि होते के नाते मैं मेघालय में और देश भर में प्रगति और विकास के नए युग की शुभारंभ करने के निर्धारित लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए और इसके लिए प्रतिबद्ध होकर भी काम करना चाहिए। मित्रों, महामारी से निपटने के लिए सभा में माननीय अध्यक्ष श्री मेघवाल लुंगडो जी के मार्गदर्शन में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सफलता का मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। सरकार और विधानमंडल के सदस्यों ने मिलकर इस समिति ने सहयोग किया और जनता के कल्याण के लिए काम किया। इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी मैं बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मेघालय विधानसभा के नए भवन का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। मेघालय विधानमंडल को लगभग लंबी प्रतीक्षा के बाद अपना स्थायी भवन भी मिलेगा। इसके लिए माननीय राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी मुझे व्यक्तिगत मिले थे और निश्चित रूप से संसद पूरी तरीके से इस निर्माण में सहयोग करेगी। मुझे विश्वास है कि आपका नया विधानसभा भवन मनोरम राज्य की विविधताओं और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करेगा और देश भर की विधानसभा के सभी पीठासीन अधिकारी यहाँ पर इस नई विधानसभा को भवन को देखने आएंगे। माननीय सदस्यों, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राष्ट्र तथा जनता की सेवा हमारा प्राथमिक दायित्व है। अगर हमें भारत को समृद्ध बनाना है तो हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है, एकता की शक्ति के साथ कार्य करना है। पूर्वोत्तर भारत में क्षमता और संभावनाएं प्रचुर मात्रा में है, अतः पूर्वोत्तर भारत देश के भावी विकास का आधार हो सकता है। आइए हम सब मिलकर सशक्त मेघालय, सशक्त पूर्वोत्तर और मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। हमारा संकल्प है कि 21 सदी का भारत विश्व में सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और समृद्ध हो और दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के मार्गदर्शन की भूमिका निभाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपकी विधानसभा नए कीर्तिमान हासिल करेगी। अपनी चर्चा से, संवाद से जनता के कल्याण के लिए और हम सब लोकसभा विधानसभाएं मिलकर आपसी समन्वय सहयोग से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Honorable Speaker, sir, I would like to place on record my sincere thanks to you for the beautiful and remarkable speech and the words of advice and wisdom that you have given to all of us as the honorable members of this House. I hope you'll have a comfortable stay in our state, sir, and we will be there to ensure that your stay is a memorable one after you go back to Delhi.
At the same time, I would like to express my sincere thanks to the Honorable Chief Minister and to the Honorable LO, the Leader of the Opposition, and all the honorable members for responding to my invitation to be here in this August House in the address by the Honorable Speaker of the Lok Sabha. So, as you have already mentioned in this address, this is a temporary building that we are occupying right now for the sessions from time to time, and the new building construction is in progress, and we would like to take you after the address is over, and which we would like to show you the new side of the building, sir. I am to inform to all the honorable members that at 1 p.m. we will proceed for a group photograph with the Honorable Speaker of Lok Sabha in the Assembly Complex upstairs after tea. At 1:15 p.m. we will visit the construction site of the new Meghalaya Legislative Assembly building at Mount India along with Sri Om Birlaji, the Honorable Speaker of Lok Sabha. At 2 p.m., I am pleased to inform you that we have been invited for a lunch hosted by the Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birlaji. Thank you very much for the invitation for the lunch. And all honorable members are cordially invited to the lunch. Again, at 7 p.m., we will be having a cultural program at Pinewood Hotel, which I will be hosting, followed by a dinner at 8 p.m. All honorable members, again, are cordially invited to the cultural program and dinner. I am also to inform that on Friday, 26 February 2021, all honorable members are invited by the Lok Sabha Secretariat to the program at 10:30 a.m. at the State Convention Center on outreach and familiarization program for local bodies of the state of Meghalaya and other northeastern states, which is being organized by Parliamentary Research and Training Institute for Democracies, by Lok Sabha Secretariat, jointly with the District Council Affairs, Government of Meghalaya, from 10:30 a.m. to 5 p.m. Now we have come to the end of the program. I would like to invite all the honorable members to please join for tea in the Annex Hall with the Honorable Speaker of Lok Sabha. All senior government officials and Lok Sabha delegations are also invited. Separate arrangements for tea have also been made for the media in their media room. Thank you very much. Jai Hind, Kublai.